पहला चैप्टर है जिसका नाम है लेखन, कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं जो पहले के टाइम में जो शहर होता था वो कैसे होते थे। और पहले के टाइम की अगर मैं बात करूँ कि सबसे पुराना शहर कौन सा था या शहरों जैसा कौन सा था, तो वो था मेसोपोटामिया। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं शहरी जीवन मेसोपोटामिया के अंदर कैसा था। वहाँ लेखन कला मतलब लिखने की जो कला थी वो कैसे विकसित हुई, वो किस तरह से लिखा करते थे, और ये सभ्यता कितनी पुरानी है, और आज के टाइम में ये सभ्यता कहाँ कहाँ गायब हो गई, ये सारा डिस्कशन इसी चैप्टर में आज हम करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया क्या होता है। ये मेसोपोटामिया एक जगह का नाम था, ठीक है। तो ये जो जगह है मेसोपोटामिया, ये जो शब्द है ये यूनानी भाषा से लिया गया, यूनान का भाषा ये वाला। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं मेसोपोटामिया को, तो मेसोपोटामिया का मेसोस अलग हो जाएगा और पोटामिया का पोटोमोस अलग हो जाएगा। ये जो मेसो से इसका मतलब होता है बीच में, और ये जो पोटोमस है इसका मतलब होता है नदियां। तो मेसोपोटामिया का जो मतलब है नदियों के बीच का एरिया। अब यहाँ नदी दो थी, एक नदी थी दजला नदी और एक नदी थी फरात नदी। दजला और फरात नदी के बीच की जो उपजाऊ जमीन थी उसी को हमने मेसोपोटामिया का नाम दिया था। अब ये मान लेते एक तरफ दजला नदी, एक तरफ फरात नदी, इनके बीच का ये वाला जो उपजाऊ भूमि है इसी को हमने नाम दिया है मेसोपोटामिया। और ये अब का सबसे पुराना शहर था। शहर मतलब जो आजकल हम शहर देखते उनके जैसा दिखता था, लेकिन हाँ उस टाइम लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो आज के टाइम से तो अलग था, लेकिन वो शहर जैसा हुआ करता था। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि शहर एक्चुअल में था क्या, ठीक है। अब ये जो मेसोपोटामिया अगर आज के टाइम में देखें हम कि कहाँ है, तो आज के टाइम में ये इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक का अंदर इसके पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो मेसोपोटामिया है हम अगली हेडिंग में ये पढ़ने वाले हैं इसकी जानकारी के क्या स्रोत है। जानकारी के स्रोत का मतलब है भाई मेसोपोटामिया में पढ़ा रहा हो, तुम पढ़ रहे हो, तो इसकी जानकारी कहीं से तो मिली होगी, कहीं से तो कुछ पता होगा। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मेसोपोटामिया की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले। तो भाई समय था 1840, और 1840 में ना जमीन के खनन का काम चल रहा था। खनन का मतलब खुदाई का काम चल रहा था। जब जमीन की खुदाई करी जा रही थी, खनन किया जा रहा था, तो जमीन के अंदर से बनी बनाई इमारतें, इमारतें मतलब ये समझ लो बने बनाए घर निकले जमीन के अंदर से, मूर्तियां निकले, मूर्तियों के बाद आभूषण निकले। अगर ये घर निकले तो इन घरों में कोई तो रहता होगा, और ये मूर्तियां निकली तो किसी ने तो बनाई होगी। ये आभूषण निकले, आभूषण मतलब गहने निकले, तो इन्हें कोई तो पहनता होगा। इसके अलावा कब्रें मिली, कब्रें मतलब जब इंसान रहते थे तो मरते भी होंगे, साथ में इनके औजार मिले, मुद्राएं मिली, और सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पे मिट्टी की पट्टिकाएं मिली। अब मिट्टी की पट्टिका मिट्टी से बनी भी होती थी कुछ इस शेप में, और उस टाइम कागज तो हुआ नहीं करता था, तो इसी के ऊपर लिखने का इस्तेमाल किया जाता था। गीली मिट्टी को ऐसे चोकर बना के उसके ऊपर लिखा करते थे, लेकिन ये मिट्टी के सूखने से पहले लिखना पड़ता था। ये पुराने समय की बात है। तो इन्हीं सारी जानकारी से हमें ये पता चला है कि मेसोपोटामिया नाम का कोई जगह था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेटा आपको। हम इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है इसका भूगोल। देखो भूगोल का मतलब क्या होता है, जो भी जगह होती है उसके का पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं, नदियां होती है। तो मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था, उसकी जमीन कैसी थी। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं ये मेसोपोटामिया है पूरा। जो ऊपर का पार्ट है ये वाला पार्ट ये उत्तर होता है, नीचे वाला पार्ट हमेशा दक्षिण होता है, ये वाला पार्ट पूरब होता है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हमेशा हम पश्चिम कहते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब उत्तर और पूरब के बीच में जो पड़ता है उसको हम उत्तर पूरब बोल सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो पड़ता है वो पश्चिम दक्षिण, उत्तर पश्चिम, ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। मैं इसको और बेटर समझने के लिए यहाँ पे चार लाइन बना देता हूँ। ये उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर पूरब की तरफ क्या था। तो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब का मतलब उत्तर और पूरब, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये पूरा उत्तर पूरब पार्ट था, ये वाला उत्तर और पूरब के बीच में। तो यहाँ की तरफ हरे मैदान थे, और वृक्षादित, वृक्षादित मतलब जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हुआ करते थे उन्हें वृक्षादित पर्वत श्रृंखला, मतलब बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, और साथ में यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती थी इस एरिया में उत्तर पूरब में, ठीक है। अब उत्तर की तरफ देखने को क्या मिलता था, ये पूरा एरिया उत्तर था, ये वाला एरिया। अब ये जो उत्तर की तरफ एरिया था यहाँ पे घास के मैदान थे, और घास के मैदान को स्टेपी घास के मैदान कहते, जो अच्छे घास के मैदान थे। तो यहाँ पे अच्छे घास के मैदान थे और इसे हम लोग स्टेपी घास के मैदान कहते। अब यहाँ देखते हैं पूरब, पूरब का मतलब ये वाला पार्ट। भाई पूरब की तरफ एक नदी थी दजला नदी, तो यहाँ से जो निकलती थी वो दजला नदी निकलती थी, और दजला नदी अपनी सहायक नदियों में मतलब अलग अलग नदियों में बढ़ जाती थी। अब दक्षिण में क्या था, देखो मेन पार्ट जो है ना वो इसका दक्षिण ही है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना ये दक्षिण पार्ट है इसका, सबसे मेन पार्ट है। अब इसको मेन पार्ट क्यों बोला हूं? क्योंकि जो शहर है जो नगर है
नगर की जो शुरुआत हुई है वो दक्षिण से ही हुई है। अब दक्षिण में एक नदी का पानी आता था, दजला नदी। दजला नदी में कभी कभी बाढ़ आती थी, और बाढ़ आने से यहाँ रेगिस्तान में भी खेती करना संभव हो पाता था, तो यहाँ की जमीन भी कभी उपजाऊ इन्हें मिला करती थी। लेकिन पूरे मेसोपोटामिया में जो शहर बने, सबसे पहले जो नगर बने, वो इसके दक्षिण में ही बने थे। ये समझ में आ गया आप सभी को? फिर अगली हेडिंग पे देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग दोबारा से पढ़ते हैं, और यहाँ इसने ये बात कही है कि इसके शहर के दक्षिण भाग को, मैंने पहले ही बताया कौन से भाग को, दक्षिण भाग को, जो शहर जैसा था, सुमेर और अक्कद कहा जाता था। मतलब इस दक्षिण वाले पार्ट में पहले सुमेरियन कब्जा था, तो इसे सुमेर कह दिया। बाद में अक्कदी का कब्जा हुआ, तो इसे अक्कद कहने लगे। और इसके भी बाद में यहाँ पे बेबीलोनिया का कब्जा होने लगा, या फिर इसको बेबीलोन कहा जाने लगा। तो याद रखना, दक्षिण में सबसे पहले तो सुमेर, सुमेर के बाद अक्कद, और अक्कद के बाद आ जाते हैं बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन, बेबीलोन। ठीक है, तो ये यहाँ के नगर कह लो, शहर कह लो, यहाँ थे ये। अब इसके बाद हम आगे पॉइंट में पढ़ते हैं कि उत्तर की तरफ क्या था। तो कह रहा इसके उत्तरी भाग में, कौन से भाग में, उत्तरी भाग। अब उत्तरी भाग कौन सा था, ऊपर का पार्ट। जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग मतलब ऊपर का पार्ट, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट था, ऊपर का पार्ट था, वहां पे असीरियाई लोगों ने कब्जा कर रखा था, और उन्हें उसी पार्ट को असीरियाई कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ दोबारा समझाता हूँ, ऊपर के पार्ट पे असीरियन लोगों का कब्जा था, और इसे असीरियाई कहा जाने लगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट के अगली हेडिंग पे। यहाँ की भाषा है। अगली हेडिंग ये समझ लो, यहाँ की भाषा है। मेसोपोटामिया में मैंने अभी बता दिया कौन कौन से लोगों का कब्जा था, वही इनकी भाषाएं थी। पहले सुमेरियन भाषा, सुमेरियन के बाद अक्कदी भाषा, अक्कदी के बाद अरामाइक भाषा, और अरामाइक के बाद एक और भाषा आती है, हिब्रू भाषा, हिब्रू। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अभी ये बात आपको समझ लेनी कि यहाँ मेसोपोटामिया में कौन कौन सी भाषाएं थी। सुमेरियन, अक्कदी और आरामाइक भाषा, ये तीनों भाषाएं यहाँ पे बोली जाती थी। इसके बाद जो दे रखा है, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण, मतलब मेसोपोटामिया में देखा जाए जो शहर है वो कितने पुराने शहर है, तो वो लगभग आज से 3000 ईस्वी पूर्व पहले बनाए गए थे। अभी ईस्वी पूर्व क्या होता है, ईस्वी पूर्व का मतलब है, अगर मैं कैलेंडर बना दूं, तो ये जो जीरो से पहले का टाइम है, इसको ईस्वी पूर्व कहते थे। इसी के बाद अगर मैं कहूँ कि भाई मेसोपोटामिया के कुछ शहरों के नाम बताओ, तो इसके शहरों में एक उरूक है सबसे फेमस, एक ऊर है, और एक तीसरा मारी। बेबीलोन भी बोल सकते हो, लेकिन हमें तीन याद रखने हैं, एक उरूक, एक उर, और एक मारी। ये इसके फेमस बहुत प्रसिद्ध शहर थे। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अगला पॉइंट जो दे रखा है हमें, अगला पॉइंट नंबर 8 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 8 में इसने हमें ये समझाने की कोशिश करिए, यहाँ स्टेपी घास के मैदान है। अब स्टेपी घास के मैदान ऊपर की तरफ थे। अब एक बात बताओ, जहां घास के मैदान है, यहाँ घास के मैदान है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ घास के मैदान थे। अब घास के मैदान में लोग खेती नहीं करते, वहां लोग पशु को पालते। अब जैसे किसी ने बकरी और भेड़ ये सब पाल लिया, और ये जो पशु पाले जाते थे, इनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता था, ये घास वगैरह खाते रहते थे। तो यहाँ नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ लोग पशुपालन करते थे, पशुओं को पालते थे। इसके अलावा कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था, और साथ में व्यापार भी होते थे, लेकिन मेन साधन क्या था, पशुपालन था, क्योंकि यहाँ पे घास बहुत ही अच्छी थी। यहाँ अगर मैं धातु की बात करूं, तो धातु के रूप में यहाँ पे कांसा था। अब कांसा ये बनाया करते थे। ठीक है, एक रांगा होता था और एक तांबा होता था। रांगा और तांबा, इन दोनों को मिला के मिक्स करके ही धातु बनाते थे, उस धातु का नाम था कांसा। लोहा नहीं होता था उस टाइम में, लोहे से वो चीजों को नहीं बनाते थे, वो कांसे से चीजों को बनाते थे। लोहा होता तो उनके लिए शायद और भी आसान हो जाता। ठीक है, अब इसके अंदर आगे की कहानी जो दे रखी है, यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला। हमने तीन नगर के बारे में सुना कि एक उर नगर था, एक उरुक नगर था, और एक मारी नगर था। ये तीन यहाँ के फेमस नगर कह लो, शहर कह लो। तो यहाँ जो उरुक नगर है, यहाँ खुदाई में एक शीर्ष मिला है। शीर्ष मतलब एक सर मिला है, पत्थर का सर। ठीक है भाई, और जो किससे बना था, सफेद संगमरमर से बना था, और उस शीर्ष का नाम था वाका शीर्ष। तो आपको याद रखना है, वाका शीर्ष जो है उरूक नगर में मिला था, और एक ये स्त्री का शीर्ष था। इसके बाद आगे बढ़ते, श्रम विभाजन, सामाजिक संगठन, संगठित व्यापार, खाद्यान्न, शहरी जीवन की विशेषताएं थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और ये 3 नंबर में आ जाता है कि मेसोपोटामिया के शहरों की विशेषताएं बताओ, कि यहाँ के जो शहर है उनकी क्या विशेषताएं थी। तो इनकी पहली विशेषता थी श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब था, यहाँ जो काम था वो बटा हुआ था। अब काम कैसे बटा होता है, जैसे हम लोगों का घर होता है, हमारे घर में काम होता है, मम्मी के काम अलग होते हैं, पापा के काम अलग होते हैं। तो ये सारे काम वहां पे बटे हुए थे, और सब अलग अलग कामों में जुड़े हुए थे, सबका अलग अलग काम बटा हुआ था। जैसे मान लो, एक शर्ट बनाने वाली मतलब शर्ट बना रहे वो लोग, तो शर्ट में सिलाई कोई और करता था, बटन कोई और लगाता था, प्रेस कोई और करता था। तो यहाँ पे तीनों काम बटे हुए थे, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये श्रम विभाजन
के सिद्धांत पे आधारित था। इसके अलावा इनका सामाजिक संगठन था, यहाँ व्यापार भी किए जाते थे, और खाद्यान्न शहरी जीवन, और शहरी जीवन में यहाँ पे खाने की पीने की चीजें भी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि मेसोपोटामिया के शहरों की विशेषताएं बताएं। अगर ये लोग में आते तो इसको एक एक करके पॉइंट बना के लिख देंगे। तो यहाँ के शहरों के शहरी जीवन की विशेषता ये थी, श्रम विभाजन था, काम बटा हुआ था, सामाजिक संगठन थे, संगठित बाजार थे, और खाद्यान्न। ठीक है, अब इसी में मैं थोड़ी और आगे बात करूं, यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, यहाँ पे खाने की पीने की चीजें तो थी, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे खनिज नहीं था। जैसे मान लो इनके पास कोई धातु की चीज नहीं थी, इनके पास अच्छी क्वालिटी का पहिया नहीं था, तो ये सारी चीजें ना, यहाँ खनिज नहीं था, मतलब जो चीज हम जमीन के अंदर से निकालते हैं ना, तो उसे खनिज कहते हैं। तो यहाँ पे खनिज का अभाव था, खनिज नहीं था, लेकिन खाने पीने की चीजें थी यहाँ पे। तो ये क्या करते थे, ये इनसे व्यापार करते थे, खाड़ी पार देशों से ये खाद्य संसाधन को दे देते थे, और खनिज संसाधन को मंगवा लेते थे, जैसे तुर्की से मंगवाते थे, ईरान से, या फिर कह लो खाड़ी पार के देशों से मंगवा लेते थे। ठीक है भाई, अब इसी में आगे बढ़ते, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 13। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 में इसने कहा है, यहाँ व्यापार के लिए जल परिवहन अच्छा था। मतलब देखो सुनो, यहाँ मैंने पहले ही बताया, दो नदियां थी, एक दजला नदी थी और एक फरात नदी थी। अब ये दोनों ही नदी की सहायक नदियां भी थी, ठीक है। तो ये जो लोग आया जाया करते थे, रोड वगैरह नहीं होते थे, लोग वगैरह किससे आते थे, नदी के रास्ते से आते थे, और इसमें खर्चा भी कम आता था। तो आने जाने के लिए या ये व्यापार करने के लिए जल परिवहन, मतलब जल के रास्ते से आया जाया करते थे, इसमें खर्चा कम आता था। और फरात नदी जो थी, फरात नदी व्यापार के लिए ही फेमस थी, और पूरे विश्व में मेसोपोटामिया का व्यापार होता था फरात नदी से होते हुए, फरात नदी से ही होते हुए हर जगह सामान आया और जाया करता था। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेखन कला, लिखने की कला। भाई लिखने की कला आई कहाँ से, कहीं से तो आई होगी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, मेसोपोटामिया से आई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई, हिसाब किताब या फिर लेन देन रखने का, हिसाब किताब रखने को या लेन देन रखने की कला को ही हम लोग लेखन कला कहते हैं। और लेखन कला का विकास यहाँ के नगरों में हुआ। अब नगर में देखो लोग बहुत रहते थे, और ये व्यापार करते थे, और व्यापार में इन्हें याद करना पड़ता था किसको कितना पैसा देना है, तो इन्होंने लिखना सीख लिया और लिख लेते थे, ताकि इन्हें याद ना करना पड़े कि किससे कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया से हिसाब किताब, लेन देन, लिखने की कला को विकसित किया गया है। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेखन कला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, लेखन कला, लिखने की कला। भाई उस टाइम कागज तो था नहीं, उस टाइम क्या थी, उस टाइम होती थी पट्टिकाएं, मिट्टी की पट्टिकाएं। तो हमें वहां बहुत सारी मिट्टी की पट्टिकाएं ऐसी देखने को मिली, और जो सबसे पुरानी पट्टिका मिली ना, वो 3200 ईस्वी पूर्व देखने को मिली है। और ध्यान रखना, सबसे पहली मिट्टी की पट्टिका कितनी पुरानी थी, तो वह 3200 ईस्वी पूर्व थी। अब इसमें होता क्या था भाई, इसमें कीलाकार लिपि का इस्तेमाल करते थे। कौन सी लिपि, याद रखना, कीलाकार लिपि। कीलाकार, कीलाकार एक नोकीली कील जैसी होती थी, उसे नोकीली फूटे टाइप होता था वो, तो उसे लिखने का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है भाई, और लिखते किससे थे, लिखते थे, वो एक पौधा था, उस पौधे का नाम था सरकंडा। ठीक है भाई, ये सरकंडा जो था, तीखी नोक वाला पौधा होता था। और ये कौन सी लिपि लिखते थे, और ये कीलाकार लिपि लिखते थे। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है, ऐसे ही वो कीलाकार लिपि को लिखते थे। और लिखते किससे थे, एक पौधा था सरकंडे सा, उसकी तीखी नोक होती थी, और उससे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते थे, और फिर उसे धूप में सुखा लेते थे। और सूखने के बाद वो मिट्टी की पट्टिका सूख जाती थी, तो उसको संभाल के रख लेते थे। इसी में अगला आ जाता है कीलाकार क्या है। अभी मैंने बताया, कीलाकार जो ये लातिनी का शब्द है, और ये क्यूनिस से बना है, जिसका अर्थ था खूंटी। और ये उस टाइम की लिपि हुआ करती थी, लिपि। ठीक है, और खूंटी का मतलब होता है आकार। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे, और ये दोनों एक ही पॉइंट को बना के लेखन कला में एक साथ लिख देंगे, कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ जो दे रखा है पॉइंट नंबर 17, मेसोपोटामिया के लोग। अच्छा, ये पढ़ते ही हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे साक्षरता। देखो साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखों का होना। साक्षरता तो ये गलत हो गया लिखना, अब मैंने सही लिखा, ये है साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का होना। अब यहाँ मेसोपोटामिया में जो लिपि थी ना, वो हजारों के आसपास साइन सीखने पड़ते थे। जैसे ये साइन हो गया, मछली का सिंबल मछली बना दी, नाव के सिंबल पे नाव बना दिया। तो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा होता था ना, उसे ऐसे सिंबल सीखने होते थे, और ये 1000 से भी ज्यादा होते थे। तो हर कोई तो सीख नहीं पाता था, तो इसीलिए कुछ ही लोग सीख पाते थे। तो यहाँ मेसोपोटामिया के अंदर बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि इसको पढ़ना और लिखना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है 1400 ईस्वी पूर्व, और यहाँ दे रखा 1000 ईस्वी पूर्व। तो बेटा जब ये ईस्वी पूर्व लिखा हुआ आ जाए ना, तो इन दोनों में पुरानी कहानी ये वाली है। तो भाई 1400 ईस्वी पूर्व मतलब इससे पहले यहाँ पे आरामाइक भाषा बोली जाती थी, हमने पहले ही बता दिया था। पहले सुमेरियन भाषा थी, सुमेरियन के बाद अक्कदी भाषा थी,
अक्कदी के बाद अरामाइक भाषा आ गई, और अरामाइक भाषा किससे मिलती है? हिब्रू से मिलती है। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि 1400 ईस्वी में अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ, और किससे मिलती थी ये? हिब्रू भाषा से। ये एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन, याद रखना इसको। और आज के टाइम में भी अगर हम देखेंगे तो इराक में बहुत सारी जगह पे ये जो बोली है, कौन सी बोली भाई? हिब्रू भाषा, ये यहाँ पे बोली जाती है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक है। इस पॉइंट के बाद हम आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 19 कह रहा है मेसोपोटामिया में शहरों का विकास। देखो भाई, शहरों का विकास का मतलब शहरों का बनना। मेसोपोटामिया के अंदर शहर बने कैसे? तो भाई शहर पता बनने का ये तरीका था, मान लो ये एक मंदिर बना दिया, मंदिर के आसपास लोग धीरे धीरे बसने लगे, काम करने लगे छोटे मोटे, और धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा, और उन्होंने काम बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे तेल निकालने का काम, धागे बनाने का काम, तो धीरे धीरे यहाँ बहुत सारे काम होने लगे, और यहाँ जो था व्यापार बढ़ने लगा। तो ये मंदिर, तो मेसोपोटामिया शहर का विकास कैसे हुआ? शहर का विकास हुआ सबसे पहले मंदिर के चारों तरफ, ध्यान रखना। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ व्यापारिक केंद्रों के रूप में। तो पहले तो शहर यहाँ बने मंदिरों के आसपास। अब दूसरा सुनो, मान लो ये कोई एक फैक्ट्री है, यहाँ पे लोग काम करते तो लोग इसके आसपास ही बस गए, दूसरा ये भी शहर बन गया, ये भी शहर बन गया। तो यहाँ पे शहर तीन टाइप से बसे थे। पहला मंदिरों के आसपास शहर बने, दूसरा व्यापार केंद्रों के आसपास शहर बने जहां लोग व्यापार करते थे, और तीसरा शाही शहर। ये तीन पॉइंट याद रखना है। शाही शहर का मतलब है जहां राजा रहा करता था। मान लो जहां राजा रहता है, प्रजा भी तो उसके आसपास ही रहेगी। ये राजा का घर है और इसके आसपास ये प्रजा रह रही है, तो ये प्रजा रह रही है, तो यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ गई, और भीड़ भाड़ बढ़ने से ये नगर बन गया, और इन्हीं को हमने शहर कह दिया। तो यहाँ पे शहर तीन प्रकार से बने थे, मंदिरों के आसपास, व्यापारिक केंद्रों के आसपास, और कुछ बने थे शाही नगर के आसपास। अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है भाई, अगला टॉपिक है यहाँ के मंदिर, मंदिरों के बारे में। मंदिरों के ऊपर भी एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है, तो मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा मेसोपोटामिया के जो मंदिर है वो घर की तरह होते थे। घर की तरह क्यों होते थे? भाई मंदिर है तो मंदिर में कौन रहेगा? मंदिर में भगवान रहेंगे, ठीक है भाई। और घर में कौन रहता है? घर में इंसान रहते हैं। अब इंसान भी अपने घर में रहते, भगवान भी घर में रहते। तो कहने का मतलब है जैसे इंसानों के घर होते हैं वैसे ही भगवान का घर भी बनेगा, तो मंदिर भी इंसानों के घर की तरह ही बनाए जाते। तो फर्क ये होता था बस कि जो मंदिर होते थे उनकी दीवारें बाहर से कुछ दूर पे झुकी हुई होती थी, और बाहर से जैसे ये मान लो कुछ पिल्लर टाइप और ऐसा कुछ झुकी हुई होती थी, तो बस ये बाहर से मुड़ी होती थी, बाकी सब सेम हुआ करता था। घर की तरह ही मंदिर हुआ करते थे। अब जब मंदिर है तो भगवान भी होंगे, तो भाई हमें ध्यान रखना है यहाँ पे एक तो उर्देव हुआ करते थे। उर्देव, उर को हम लोग चंद्र देवता भी कहते थे। दूसरी जो देवी थी जिसको हम इन्नाना कहते हैं। अब ये जो देवी थी इसको प्रेम और युद्ध का प्रतीक मानते थे, ये जो देवी थी। और यही दोनों यहाँ के देवी देवता मेन थे। लोग इन्हें यहाँ पे घी, दही, ये सारी चीजें भी इन्हें लाके अर्पण किया करते थे। अब हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पे बस्तियां कितनी पुरानी थी, तो भाई सब दक्षिण में जो नगर बसे हैं, नगर तो दक्षिण में ही बसे ना। मैंने पहले ही बताया था दक्षिण में सारे नगर बने, और नगर में ही बस्तियों का विकास हुआ है। और यहाँ मैंने बताया था उरुक, उर तीनों नगर बसे थे, उरुक, उर और मारी। तो यहाँ जो बस्तियों का विकास है वो लगभग कितना टाइम पहले? वो 5000 ईस्वी पूर्व। हम अभी 2025 में हैं, और 5000 का मतलब 5000 साल ये पुरानी बात समझ लो, 2000 ये समझ लो, तो ये समझ लो आज से अगर मैं कहूँ तो 7025, आज से अगर 7025 साल पहले जाओ तो यहाँ की बस्तियां बसी थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उरनगर के बारे में। किसके बारे में? उरनगर के बारे में। तो यहाँ जो उरनगर था, ध्यान रखना कौन सा नगर था? उरनगर। वहां पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। अब ये नगर नियोजन पद्धति के अभाव का मतलब को समझते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो घर बनाए जाते हैं वो डिजाइन करके बनाए जाते हैं। ये घर हो गया, ये घर हो गया, ये घर हो गया, इनके आगे एक नाली होगी, और नाली आगे नालों से बनी होगी, कुछ ऐसे ही तो बनाए जाते हैं डिजाइन करके शहरों में। लेकिन वहां नगर नियोजन तो था ही नहीं। मतलब वहां पे किसी ने कैसे भी घर बना लिया, एक ने यहाँ बना लिया, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ बना लिया, और फिर इसके बाद इसके यहाँ टेढ़ी मेढ़ी और संकरी लंबी लंबी गलियां होती थी। तो उर जो नगर था वहां पे प्लानिंग करके कुछ भी नहीं बनाया गया था। वहां की जो गलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी और संकरी मतलब लंबी हुआ करती थी। और साथ में जल निकासी। देखो जब घर में रहते हैं ना, लोग रहते हैं, तो इनका पानी, ये पानी तो यूज करते हैं, और इनका पानी निकलने के लिए नालियां तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ जल निकासी मतलब नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। और ये जो उर नगर वाले, सबसे बड़ी बात, ये अंधविश्वासी लोग थे। अंधविश्वासी लोग का मतलब है ये लोग शकुन और अपशकुन दोनों को मानते थे, ठीक है। ये शकुन और अपशकुन, तुमने देखा होगा कई लोग अपने घर के बाहर कोई फोटो वगैरह लटका लेते हैं, या कुछ लिख लेते हैं, या नींबू मिर्च लटका लेते हैं। तो ये भाई ये पुरानी सदी से चलता आ रहा है ये टाइम। तो ये लोग भी शकुन और अपशकुन दोनों को ही माना करते थे, ठीक है। तो अब हमारा अगला आ जाता है, अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा उड़नगर के बारे में। उड़नगर के बारे में, उड़नगर के बाद अगला जो नगर था, अगला नगर था हमारा
मारी। और ये मारी नगर था ना, जो शाही नगर था, शाही नगर का मतलब मारी नगर में राजा रहता था, और राजा रहता था तो आसपास प्रजा बसी, और प्रजा बसी तो यहाँ ये शहर बन गया। और भाई यहाँ याद रखना, 200 ईस्वी पूर्व फरात नदी पे मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला, और यहाँ व्यापारिक स्थल बन गया। ये व्यापारिक मतलब यहाँ पे व्यापार भी होने लगा। इसके कारण ये बहुत समृद्ध हो गया और खुशहाल था। और यहाँ पे एक महल भी मिला है राजा का, और उस राजा का उसका नाम था जिमरीलियम। क्या नाम था बेटा, याद रखना, जिमरीलियम। तो मारी नगर में एक राजा का महल भी मिला है, और उस राजा का नाम क्या था, जिमरीलियम का महल मिला है। और साथ में एक मंदिर भी मिला है। कौन से नगर में, मारी नगर में। मैं अगर यही बात करूं कि उर नगर में क्या था, तो उर नगर में यहाँ शगुन अपशगुन मानते थे, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, नगर नियोजन का अभाव था, ठीक है, जल निकासी अच्छी नहीं थी। और अगर मैं बात करूं मारी नगर में, तो ये शाही नगर था। शाही नगर के बाद यहाँ के लोग समृद्ध थे। यहाँ पे एक राजा का राजा का वो था, और उस राजा का नाम क्या था, जिनमेलिया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, तो सामाजिक व्यवस्था में हमें याद रखना है, यहाँ पर एकल परिवार को आदर्श माना जाता। एकल परिवार का मतलब है एक पिता होता है, और उसकी पत्नी होती है, और बाकी बच्चे होते हैं, इसी को एकल परिवार कहते हैं। ठीक है। तो आदर्श किसको माना जाता है, सिंगल फैमिली को, जिसमें कौन कौन रहता, पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। कानूनी दस्तावेज की यहाँ से जानकारी मिली है हमें। और ये देखो, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली, कानूनी दस्तावेजों से मिली है। और कानूनी दस्तावेज कौन से, जैसे किसी की शादी होती थी तो वहां पे से कुछ तो एग्रीमेंट वगैरह बनता होगा, या किसी पिता ने अपने बेटे को जमीन दी तो कुछ तो कागज बनते होंगे। तो वो जो कागज कागज भी उस टाइम पे मिट्टी की पट्टी का हुआ करती थी। तो इन सारी चीजों से हमें इस बात की जानकारी मिली है कि यहाँ एकल परिवार होता था, पति पत्नी और बच्चे साथ रहते थे। और यहाँ जो पिता है वो परिवार का मुखिया होता था। अब जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को काल गणना या समय के नाम से हम बोल सकते हैं। देखो, काल गणना का मतलब है समय को गिनना, या समय को काउंट करना। ठीक है, काल को गिनना। काल मतलब, भाई एक बात बताओ, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये सब तो हमें आज के टाइम मालूम है। लेकिन ये उन्हें भी मालूम था, मेसोपोटामिया ने काल की गणना कर रखी थी। तो मेसोपोटामिया ने पूरे और ये गणित भी जानते थे। हाँ, इनकी गणित हमारी तरह नहीं होती थी, लेकिन इन्हें भी, देखो, इन्हें भी गुणा करना, भाग करना, वर्गमूल निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ये सारी चीजें आती थी। अब ये हमें कैसे पता चला, हमें पता चला जो हमें मिट्टी की पट्टिकाएं मिली थी, उसके ऊपर कई सारे सवाल इनके दिए थे, जहां ये वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारी चीजें ये निकालते थे। हमें उसके बारे में वहां से पता चल गया। ठीक है। अब काल गणना में इन्होंने क्या क्या बांटा, तो भाई इन्होंने बोला एक वर्ष में 12 महीने, हमने भी कर रखे, एक महीने को 4 हफ्ते में, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, ये सारा विभाजन करा। इसको समय का विभाजन कह लो, काल विभाजन कर लो। ये सारा का सारा काम कौन करके गए भाई, मेसोपोटामिया वाले। ठीक है। अब यहाँ थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है भाई, थोड़ी कहानी आगे बढ़ने का मतलब थोड़ा आगे। और ये जो समय था, देखो सुनो, समय का विभाजन तो इन्होंने कर दिया। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया भी गया, और वहां से समय का विभाजन रोम में भी फैल गया, और रोम के बाद इस्लामी कल्चर आ गया तो वहां भी फैल गया, और उसके बाद यूरोप में भी फैल गया। इन्होंने जो काल गणना सीखी थी वो धीरे धीरे रोम में फैला, इस्लाम में फैला, इस्लाम के टाइम में भी फैला, और साथ में यूरोप में भी धीरे धीरे फैल गया। तो काल गणना हम लोग कह सकते हैं इन्हीं की देन थी। अब यहाँ कुछ शासकों के बारे में पढ़ लेते, किसने क्या करा। हम बात करेंगे यहाँ पे गिल्मगेविच की, जो उरूक नगर का शासक था, और वो एक महान योद्धा था, और दूर दूर के प्रदेशों को अधीन कर लिया था, मतलब इसने जीत के अपने हिस्से में मिला लिया था। फिर इसके बाद याद रखना, में असीरियाई का शासक था अशुरबनीपाल, ये नाम याद रखना। असीरिया का शासक था कौन था भाई, असीरियाई शासक था अशुरबनीपाल। इसने बेबीलोनिया को, बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर निन्वे में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, निन्वे में एक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी बनवाई। याद रखना, असीरियाई का एक शासक था जिसका नाम था असुर बनीपाल। इसने बेबीलोनिया से मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाई, और मिट्टी की पट्टिकाएं बनवा के एक जगह रखवा दी, और रखवा दी, तो यहाँ पे लोग आके पढ़ा करते थे। तो इसी को पुस्तकालय या फिर कह लो लाइब्रेरी बनवाई। और कहाँ बनवाई थी, निन्वे में। याद रखना, निन्वे में। और किसने बनवाई थी, असुर बनीपाल ने। मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में एक नंबर में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब इसके बाद हम अगली कहानी पढ़ते हैं, अगले शासक की, वो है नेबुकोलासर। कौन है भाई, नेबुकोलासर। 625 ईस्वी में बेबीलोनिया को असीरियाई अधिपत से मुक्त करवाया। याद रहेगा,
बेबीलोनिया को असीरियाई लोगों से आजाद करवाने वाला शासक कौन था? नेबुकदनेस्सर। कब आजाद करवाया? 625 ईस्वी में आजाद करवा दिया। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं और बस ये 2 पॉइंट और है, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक, ठीक है भाई, जब तक कि किससे पराजित नहीं हो गया, 331 ईस्वी में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा। और नेबोनिडस, नेबोनिडस याद रखना, नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं। नेबोनिडस बेबोलिन का अंतिम शासक था। उसके बाद कौन आ गया था? सिकंदर आ गया था यहाँ पे। ठीक है, अब एक लास्ट है कि ओल्ड टेस्टामेंट, भाई ये समझ लो, ये एक बुक थी और ये किसमें थी? बाइबल में थी। ठीक है, ये एक बाइबल में थी, ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का अर्थ, शिमार बोला गया है। शिमार मतलब होता है सुंदर ईंटों से बना शहर। सुंदर ईंटों से बना शहर मतलब यहाँ बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो जो यूरोपीय लोग थे वो मेसोपोटामिया को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते थे, या उनके लिए वो महत्वपूर्ण था क्योंकि वो उसे अपना हिस्सा मानते थे, अपनी कहानी माना करते थे। ठीक है, याद रहेगा क्यों माना करते थे? क्योंकि अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो शिमार वर्ड का उल्लेख है, और शिमार वर्ड अगर उनकी बाइबल में है तो मेसोपोटामिया उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।